पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। और इसके साथ ही बता दें, कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके फायदे क्या हैं? इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से बागवानी विभाग के उपायुक्त बीजे ब्रह्मा जी। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम जानते हैं कि बांस जो है एक बहुत गुणकारक प्लांट है और जिसका बहुत बहुमुखी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इसका गुणवत्ता को देखते हुए और इसका इस्तेमाल को देखते हुए भारत सरकार ने बांस के ऊपर में एक प्रोग्राम बनाया जिसको नेशनल बैम्बू मिशन हम कहते हैं। और इसके साथ हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बांस के लिए हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो बांस का इस्तेमाल है, इसका अवसर इतना ज़्यादा है, इसको देखते हुए हमने अभी भारत सरकार की तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाया है। और यही नेशनल बैम्बू मिशन को हम लोग 2018-19 में रिस्ट्रक्चर किया है। इसका कुछ उद्देश्य है हमारे रिस्ट्रक्चर करने का, जैसे कि जो नॉन गवर्नमेंट लैंड्स है, किसानों के जो खेत है, ज़मीन है, उसमें बांसों के जो खेती बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ जो हम लोग सोचते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो अच्छी तरह अभी नहीं हो पा रहा है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेटिव प्रोसेसिंग यूनिट के साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को इसको बढ़ावा देना है। और हम इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट बेस्ड डिमांड पे, कि मार्केट में कि कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड है उसको प्रमोशन करने का इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ में जो इंपोर्ट हमारे यहाँ देश में हो रहा है उसको कम करना हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ाना उद्देश्य है। और जो बैम्बू सेक्टर का अभी तक जो बढ़ावा नहीं मिला है, जिसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, उस एरिया को भी जैसे वैल्यू एडिशंस करने का हमारा इसमें प्रावधान है। और बैम्बू मिशन के तहत जो हम लोग स्कीम अभी चला रहा है, इसको हम लोग राज्य बांस मिशन डिपार्टमेंट जो है, स्टेट बैम्बू मिशन डिपार्टमेंट, उसके द्वारा हम लोग फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और इसके अंदर में हम लोग काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, अलग अलग तरीके का कार्य हम लोग इसमें देते हैं स्टेक होल्डर्स को, जिसमें से आप नर्सरी का भी प्रावधान आप लोग उठा सकते हैं और बांस के प्लांटेशन का भी आप लोग जो खेतीबाड़ी करने का जो प्रावधान है उसको भी उठा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है बांस के रिलेटेड, ट्रीटमेंट सेंटर हो गया, और दूसरा आपका प्रिजर्वेशन सेंटर हो गया, या तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो गया, और गोडाउन्स हो गए। और इसी के साथ इस तरह का कई कंपोनेंट जो है हमारे स्कीम्स के अंदर में है, जिसको आप लोग प्रावधान उठा सकते हैं। और इसका जो सब्सिडी का जो प्रावधान दिया गया है हिली राज्य और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90:10 रेशियो में दिया जाता है, और अन्य राज्य के लिए 60:40 दिया जाता है। और साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए सरकार की तरफ से 100% यानी कि 100% सब्सिडी दिया जाता है। नेशनल बैम्बू मिशंस में किस तरह से हम लोग अभी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं पूरे देश भर में, अभी काफ़ी सारे स्टेट्स जो है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया,
और इस तरह से आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा जो बांस का खेती हुआ करते हैं। और इसी के साथ हम लोग अन्य राज्यों में भी, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में भी हम लोग इसमें अभी ध्यान देना शुरू किया है। और किसान भाइयों को हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि जो भी हम लोग नेशनल बांस मिशन का जो प्रावधान रखा है उसके आधार पे अगर कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे जो राज्य में जो बना हुआ है राज्य मिशन बांस मिशन दफ्तर जो बना है वहाँ पे जाके संपर्क करें और वहाँ से जो भी हमने भारत सरकार की तरफ से प्रावधान बनाया है उसका जरूर लाभ उठाए। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभ आरंभ किया गया है और उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई थी कि मत्स्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके और सकारात्मक बदलाव नजर भी आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में 3 वर्ष पूरे हुए हैं इस योजना के, तो आइए इसी से संबंधित कुछ खास जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में अब यंत्रों के उपयोग को काफी महत्व दिया जा रहा है, इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि खेती किसानी के कार्यों को सरल बनाया जा सके, कम समय में किया जा सके। तो कृषि यंत्रों का कैसा रहता है उपयोग कृषि में, आइए आपको विस्तार से बताते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। किसानों के हित में देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के संशोधन और विकास कार्य किए जाते रहे हैं, जिनमें से महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र भी एक ऐसा ही कृषि विश्वविद्यालय है जो कृषि के क्षेत्र और किसानों के हित में निरंतर प्रयासरत है। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ में किसानों को मशीनों के बारे में जानकारी और विभिन्न प्रकार की औजारों और कृषि यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर किसानों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग यंत्रों का विकास किए जा रहे हैं। प्रकल्प के माध्यम से कृषि यंत्रों के संशोधन और विकास का काम भी किया जाता है। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ द्वारा सीमांत किसानों और महिला किसानों के लिए कुछ छोटे और मानव चलित औजारें विकसित की गई हैं, जिसका उपयोग इन किसानों को बहुत लाभान्वित कर रही है। साथ ही इस प्रकल्प द्वारा ट्रैक्टर चलित, बैल चलित और स्वयं चलित यंत्र विकसित की गई है। इन मशीनों के जिनके उपयोग से किसान भाइयों की समय, श्रम और लागत में कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए मैनुअल स्प्रेडर विकसित किया है, जिससे बागों को ऑर्गेनिक खाद दी जाती है। साथ ही गन्ने की खेती कर रहे किसानों के लिए ट्रैक्टर चलित शुगर केन सीलिंग ट्रांसप्लांटर को विकसित किया गया है, जिससे गन्ने की खेती में किसानों को काफी मदद मिल रही है। खेती में इन यंत्रों के इस्तेमाल से कृषि लागत में 40 से 45% की कमी देखी गई है। वहीं कृषि उत्पादन में 10 से 15% का इजाफा भी दर्ज हुआ है। इस
प्रकल्प के माध्यम से सुधारित जो कृषि औजार यंत्र है इसका संशोधन और विकास कार्य किया जाता है और इन कृषि औजारों यंत्रों पे उत्पादन का कार्य किया जाता है और जो भी उत्पादन होता है जो संशोधन और विकास कार्य के अंदर उन कृषि औजारों का प्रक्षेत्रीय चाशनी की जाती है और इन सुधारित कृषि औजार यंत्रों का जो आघाड़ी और प्रात्यक्षिक किसानों पे खेतों में किया जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य इस प्रकल्प के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अंतर्गत कृषि एवं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत जो खासगी उत्पादकों ने जो कृषि औजार यंत्र निर्मित किए गए हैं या उत्पादित किए गए इनका अपन BI स्टैंडर्ड के हिसाब से भारतीय मानकों के माप से उनका चाशनी किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है और उसका रिपोर्ट जो है जो अनुदान किसानों के लिए जो अनुदान प्राप्त के लिए उसको मान्य किया जाता है। इसके अलावा जो किसान है, इसके अलावा जो कृषि इंजीनियर है या जो भी खासगी उत्पादों के जो तांत्रिक कर्मचारी है इनको यहाँ पे कृषि यांत्रिकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के अन्य अन्य जो उद्दिष्ट के माध्यम से किसानों तक जो नई तकनीकी है जो कृषि विद्यापीठों ने विकसित की है उसका किसानों को जानकारी की जाती है। इस महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत इन यहाँ के जो फसल है, माटी का प्रकार है या हवामान है और किसानों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तंत्रज्ञान विकसित किया है। जैसे आपको बोला कि जो ट्रैक्टर चलित ऑटोमेटिक पलटी नांगर है जहाँ पे ट्रैक्टर के पोजीशन कंट्रोल लीवर से इसको चलाया जाता है जिसमें कष्ट कम होता है और कम समय में ज़्यादा आपकी जुताई की जाती है। इसके अलावा जैसे कि ट्रैक्टर चलित फुले चेक बेसिन फार्मर जहाँ पे कि आपको खरीफ का आपको जो फसल लेना है जैसे ज्वारी लिया जाती है इधर महाराष्ट्र में, तो जिसमें जो मानसून का जो भी पानी है बरसात में जो आने वाला उसको वहाँ पे इंस्टीट्यूट मॉइस्चर कंजन के माध्यम से रुकाया जाता है और खरीफ के ज्वारी के लिए उसका उपयोग जाता है जिसमें जो पारंपरिक पद्धति से श्रम और समय और पैसे की बचत होती है। छोटे और अल्पभूधारक किसान हैं उनके लिए और अभी कुछ महिला है पुरुष है जो खेती में काम करते हैं और आज जो खेती की जा रही है शेतकरी उत्पादक कंपनी के माध्यम से महिला बचत गट हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जो सामंजस्य करार से की जाती है। तो यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो जो छोटे किसान हैं जो अल्पभूधारक किसान हैं कुछ महिला है बचत गट है इनके लिए जो है रावरी कृषि विद्यापीठ ने इस प्रकल्प के माध्यम से कुछ छोटे छोटे औजार टूल्स हैंड टूल्स विकसित किए गए जैसे मक्का सोलनी यंत्र जो मनुष्य चलित है, जिसी प्रकार नारल सोलनी यंत्र है जो कोकोनट डीएस कर कहा जाता है उससे निकालने उसके लिए जो हैंड मनुष्य चलित है। इसके बाद में जो आपका जो भूमिमुख की फली होती जो ग्राउंड नट कहा जाता है अपने उसको जो है डेकोर्टिकेटेड करने के लिए छिलके निकालने के और दाने अलग करने के लिए ग्राउंड नट डेकोर्टिकेट का विकसित किया गया है। सभी किसान भाई को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जो रावरी कृषि विद्यापीठ अंतर्गत अखिल भारतीय सम्मिलित कृषि औजार व यंत्र संशोधन प्रकल्प के माध्यम से जो सुधारित जो कृषि औजार यंत्र है जो मनुष्य चलित है, बैल चलित है, ट्रैक्टर चलित है, कोई स्वयं चलित है, अगर इनका आप उपयोग करोगे तो आपको जो भी खर्च आपका जो पारंपरिक पद्धति से आता है उसमें आपको जब बचत होगी और समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी और पैसे की बचत होगी और आपका उत्पादन में उन्नति होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में हाल ही में किसान अधिकारों पर एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि इसमें हमारे देश की राष्ट्रपति ने भी शिरकत की और उनके द्वारा हमारे अलग अलग राज्यों के किसानों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। क्या कुछ खास रहा है इस कार्यक्रम के दौरान, दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। मैंने 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने, फिर आसपास के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र ने शुरू कर दिया और उसको प्रोसेस करके मार्केट करने का काम मैंने किया है, जिसमें 10,000 किसानों की आमदनी 3 गुनी बढ़ी है। साथ में 500 महिलाओं को लोकल स्तर पर रोजगार मिला है। तो इसलिए भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया है। यदि हम पिछले 50 साल पहले जाते हैं, 60-70 के दशक में, तो हमारे यहाँ जो फसलें होती थी देसी बीज होते थे और हमें रसायन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी और खेती बिना रसायन की होती थी। मुझे खूब याद है कि हमारे यहाँ गन्ने से 1 एकड़ में 100 मन गुड़ होता था और 100 मन हरी मिर्च होती थी, जो आज नहीं हो रही हाइब्रिड सीड के बावजूद भी। पर मुझे खुशी है कि मैं जो आज यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ तो यहाँ बीजों का, देसी बीजों का, पुराने बीजों का संरक्षण हो रहा है। यहाँ बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें देसी बीज दिखाए गए हैं, प्रदर्शन किया गया है। तो मुझे अच्छा लगा कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट भी भारत में जितने पुराने बीज है सबका संरक्षण कर रहा है और किसान भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। मेरा किसानों को संदेश है, अपने देश के किसानों को, जब तक आप रासायनिक खेती में जहर का प्रयोग करते रहेंगे तब तक खेती करना लाभदायक नहीं होगा, ना ही आप किसानों का उत्थान होने वाला है। हम अपने पुराने बीजों का जो संरक्षण हमने आज देखा है, उन बीजों का प्रयोग करके बिना जहर के बिना रसायन के खेती, बिना जहर के जहर मुक्त खेती यदि हम करेंगे तो जो किसानों को भी लाभदायक रहेंगे और साथ में हम अपने देश के समस्त प्राणियों को अच्छा भोजन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करें। यही मेरा एक किसानों को संदेश है। मैं बरसों से मेडिसिनल प्लांट का खेती कर रहा हूँ और मैं छोटा सा नर्सरी तैयार करके लोगों को पौधा उपलब्ध कराता हूँ। किचन हर्बल गार्डन के लिए पौधा उपलब्ध कराता हूँ और वन विभाग में भी हमने पौधा हम लोगों से लेते हैं और वहाँ जमुई में महावीर वाटिका एक उद्यान बना है, उसमें 100 तरह का हर्बल प्लांट लगा है। वो पौधा हमने लगाया है और बहुत तरह से हम लोग किसानों को लाभान्वित करते रहते हैं। बिक्री के लिए हमें कोई चिंता नहीं है, लोकल लोग ही बहुत देते हैं। हम लोग किसान को संगठित करके सतावर का, सर्पगंधा का, अश्वगंधा का और कई तरह का, तुलसी का और गुड़मार का और कालमे का खेती कराते हैं। क्लस्टर में हम लोग कराते हैं। हमने 1 एकड़ में नर्सरी किया है और करीब 6-7 एकड़ में सतावर तो बेसी किया है, अश्वगंधा किया है, तुलसी किया है जी। कालमेघ तो इस साल 50 एकड़ से ऊपर हम लोग कराए हैं। किसानों को हम लोग सतावर उपलब्ध कराते हैं, अश्वगंधा बीज और प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। मैं धान, गेहूँ और अरहर पर जो अनुसंधान का काम किया हूँ। हमारी 9 वैरायटी PPFR में रजिस्टर्ड हो चुकी है और कई लाइन पर हम अभी काम कर रहे हैं और मैं उसको फिर बीज बना करके सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेन लक्ष्य है कि हमारे देश के किसान कैसे समृद्ध बने, संपन्न बने, हमारा गांव कैसे खुशहाल हो, हमारे मजदूर कैसे अच्छे गांव में ही रह के रोजगार पावें, को शहर में पलायन न करना पड़े, इस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ। किसान को उद्यमी बनाना, गांव के जीवन स्तर ऊंचा उठाना
और किसानों को उद्यमी बनाना, यही मेन विषय लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देश में 90-92% किसान लघु सीमांत हो गए हैं, तो उनकी अगर आमदनी बढ़ानी है तो हमको किसानों को उद्यमी बनाना होगा। उस विषय पर मैं 3 सीड प्रोसेसिंग प्लांट, 1 फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। सैकड़ों लोगों के गाँव में रोजगार भी दिया हूँ और हमारे 2 बच्चे भी उसी व्यापार में लगे हुए हैं और एक अच्छा कारोबार चल रहा है। और हमारा गांव भी जो है एक आदर्श गांव की तरह जो है डेवलप हो चुका है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के किसान एक समूह बना करके एफपीओ के माध्यम से या स्वयं जो है खेती के साथ साथ उद्यमी बने, क्योंकि देश भी खुशहाल होगा और किसान भी खुशहाल होगा, तब जाके हमारा भारत जो है संपन्न बनेगा। किसान बहुत दिनों से उत्पादन करता रहा, लेकिन उसकी माली हालत इसलिए नहीं सुधरी कि उसके पैसा बिचौलिया खा गए। तो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि किसान खुद जो है समूह बना करके उसकी प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, तब जाके किसानों की इनकम बढ़ेगा। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको दिखाते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। फार्मिंग इंडिया में आज बात राष्ट्रीय बांस मिशन की। एक बहुत ही अच्छी योजना है हमारी सरकार की, जिसमें हमारे युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बांस की खेती को अपनाएं। तो किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है इस योजना से, आइए आपको विस्तार से बताते हैं सेगमेंट के जरिए। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।